सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग का नया टॉपिक है क्लास 11th का, और वो भी एनसीईआरटी से। उस टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशंस। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर का पूरा सा मुख्य पॉइंट यहाँ पर है, कुछ बातें यहाँ पर है जो कि मैं बताना चाहूँगा आप लोग से। क्या है कि अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमरल सिस्टम, इसको हम लोग ह्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं। बॉडी का, देखिए, अगर हम बॉडी का फ्लूइड से रिलेटेड कुछ बात पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल सिस्टम कहते हैं। ठीक। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पर, तो इसका श्रेय किसको जाता है, किसने सबसे पहले ह्यूमरल सिस्टम का थ्योरी दिया था? तो कौन था वो? हिप्पोक्रेट्स था। हिप्पोक्रेट्स कौन था? एक ग्रीक फिजिशियन था। कब? 460 बीसी से लेकर के 370 बीसी तक। ठीक। तो इसको हम फादर ऑफ ह्यूमरल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्रेडिट मिलता है। अब अब आपसे एक सवाल, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारी बॉडी में कितने फ्लूइड्स होते होंगे। तो हमारे बॉडी में कितने फ्लूइड्स होते हैं? हमारे बॉडी में लगभग 70 के, अगर मान लीजिए कि एक आदमी 70 kg का है। ठीक। अगर एक आदमी 70 kg का है तो उसका 60% बॉडी वेट जो है वो क्या होगा, वो फ्लूइड्स होगा, जो कि किसके बराबर होता है? 42 लीटर के बराबर। यानी कि आपका जो भी बॉडी वेट्स हैं, ठीक ना, उसका जो 60% वेट होगा। ठीक। आपका वजन जितना भी हो, 10 kg हो, 20 kg हो, 50 kg हो, 30 kg हो, उसका 60% पार्ट जो होता है वो क्या होता है? फ्लूइड्स होता है। तो यहाँ पर 70 किलोग्राम का एक मैन है, जिसका कि, सॉरी, यहाँ पर मैन का स्पेलिंग ये होगा। तो एक 70 किलोग्राम्स का मैन है जिसका जिसका बॉडी में कितना, 42 लीटर्स क्या है, फ्लूइड्स है। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमंस के बारे में बताया गया। ठीक। तो चलिए हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एरोप्लेन मोड ऑन कर देते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक। ठीक। तो चलिए, क्या है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। ठीक है ना, आई थिंक प्रॉपर क्लियर होगा। हाँ, क्या है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शंस देखेंगे आज, फिर अगले दिन हम लोग इसका नेक्स्ट लेक्चर की तरफ पढ़ेंगे। तो इसको हम लेक्चर 1 मान सकते हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं कि एज वी नो दैट ऑल लिविंग सेल्स नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कंटिन्यूसली फॉर प्रॉपर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये लाइन जो कहा जा रहा है, ये लाइन आपको फ्लूइड्स का इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। इससे पहले हम जाने थे कि हमारी बॉडी में कितने फ्लूइड्स होते हैं, तो बॉडी का 60%। लेकिन ये फ्लूइड्स का काम क्या होता है, तो हम देख रहे हैं कि इस फ्लूइड का मेनली काम क्या होता है हम लोग का बॉडी में, यानी न्यूट्रिशन को सप्लाई करना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। ठीक है ना, और हमारे बॉडी का हर एक सेल्स को हेल्दी रखना। ठीक है ना, तो ये मेन फंक्शंस होता है। ठीक है ना इसका। तो वही कहा जा रहा है कि एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, क्या चीज़ का? न्यूट्रिशन का। क्योंकि काम कर रहा होता तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता, तब ना काम कर सकेगा। फिर और काम कर रहा होता तो फिर उसको वेस्ट मेटाबोलाइट्स भी बनता, तो उसको रिमूव भी करना होता, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करना होता है। ठीक। तो इस ये साइकिल कंटिन्यूस चलता ताकि सेल्स हेल्दी रह सके, हेल्दी फंक्शनिंग कर सकें। ठीक। तो आया समझ में? तो फ्लूइड का इम्पोर्टेंस, यानी ये हम लोग का बॉडी का हर एक सेल्स को, यानी कि हर एक लिविंग सेल्स को क्या करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और उसका बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, देयर फॉर इट इज एसेंशियल्स टू हैव इफिशियंट मैकेनिज्म फॉर, क्या कहा जा रहा है कि देयर फॉर इट इज एसेंशियल टू हैव इफिशियंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। तो इसलिए क्या कहता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी में फ्लूइड्स होना। क्योंकि ये फ्लूइड्स क्या होता है कि एक जगह से अगर दूसरे जगह जाते हैं तो फिर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाते हैं, और फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह फिर या वापस आते हैं, तो क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप, क्या होता है कि आपके हार्ट से ब्लड, राइट एट्रियम से ब्लड जो है आपका कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पर डीऑक्सीजनेशन की, सॉरी,
डिकार्बोनेशन के लिए जाता है। कहने का मतलब उसमें कार्बन रिच जो होता है तो कार्बन को वो रिमूव करने के लिए जाता है, ठीक ना। तो लंग्स में जाने के बाद क्या होता है कि कार्बन रिमूव हो जाता है और फिर वहाँ पर हम लोग का ब्लड क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें आ जाता है, ठीक ना। तो आखिर मूव किया तब तो ये हुआ, फ्लूइड मूव हुआ तब तो ये हुआ, ठीक। और हमारे बॉडी का हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक ना। तो अब क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशंस। तो हम लोग को जैसे पता है कि अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग तरीके का सिस्टम्स को डेवलप किया, अलग अलग मेथड्स को डेवलप किया, जिससे कि उसका बॉडी में फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन और फ्लूइड का सर्कुलेशन हो सके, ठीक। फॉर एग्जांपल सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जिसके स्पॉन्ज की बात करते हैं या फिर सिलेंट्रेट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखिए, अब स्पॉन्ज एक क्या है कि आप पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया, जब पढ़ेंगे आप लोग क्लास 11th का एनिमल किंगडम में जब पढ़ेंगे, हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है लेकिन पढ़ेंगे, तो एनिमल किंगडम में हम स्पॉन्ज के बारे में भी पढ़ेंगे, सिलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये क्या होता है कि सराउंडिंग्स वाटर को ही अपने अंदर बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट करता है, जिससे कि इसको न्यूट्रिएंट मिलता है और न्यूट्रिएंट के साथ साथ न्यूट्रिएंट तो मिलता है और बॉडी में जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वाटर के साथ वो बाहर वॉश्ड आउट हो जाता है, ठीक। लेकिन बात करें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हैं, किसकी बात करें, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक। तो उसमें क्या होता है, बट इन मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं, जो क्या होता है कि हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके बाद जो है वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो उसी में से एक आ जाता है ब्लड। तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड बॉडी फ्लूइड्स बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। तो यानी कि ब्लड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है, जिसको कि बॉडी फ्लूइड के तौर पर यूज किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा। उसमें हम लोग भी आते हैं, हम इंसान भी आते हैं, ठीक ना, ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक ना। अब देखिए लिम्फ फ्लूइड्स क्या है, लिम्फ फ्लूइड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। यानी कि लिम्फ भी एक फ्लूइड्स है जो कि कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में या रिमूव करने में मदद करता है, ठीक। तो हम लोग इस लेक्चर में तो नहीं, लेकिन आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है इसके बारे में डिटेल्स में लेक्चर होगा, लिम्फ फ्लूइड्स क्या है इसके बारे में डिटेल लेक्चर होगा, ठीक ना। और ब्लड का टाइप्स और ब्लड का कैसे कैसे ब्लड बना, सब चीज़ के बारे में डिटेल लेक्चर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम लोग नीट के क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, और नीट के क्वेश्चंस जो होंगे आपके पीपीटी के फॉर्म्स में आएंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, नोट इन दिस चैप्टर वी विल learn in detail about this the compositions and the properties of lymph tissue fluids and blood and the mechanism of its circulations। वही बात बोले कि हम लोग इस चैप्टर में नोट करने वाली बात क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग सब चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ब्लड कैसे कैसे चीज़ से बना है, क्या क्या चीज़ से मिल करके बना है, क्या चीज़ और क्या नेचर है इसका, और फिर लिम्फ फ्लूइड्स का भी नेचर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कंपोजिशंस पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेशंस को पढ़ेंगे, ठीक ना, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशंस को पढ़ेंगे, ठीक। तो ब्लड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दूँ आप लोग को कि क्या है ब्लड, क्या है ब्लड। आपको दो चीज़ से मिल करके बना हुआ नॉर्मली, क्या, एक प्लाज्मा होगा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, ठीक। एक प्लाज्मा है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ होता है, इसमें आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, ठीक, और अमीनो एसिड्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेंगे और गैसेस भी मिलेंगे। अब प्रोटीन्स कौन कौन से प्रोटीन्स होंगे यहाँ पर, अल्ब्यूमिन होंगे, फिब्रिनोजिन होंगे, ग्लोब्यूलिन होंगे। अब उसके बाद अगर बोलते फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या चीज़ आ जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आपका डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, फिर प्लेटलेट्स आता है, फिर आरबीसी से आता है। तो आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। अब देख लीजिए डब्ल्यूबीसी का टाइप, दो टाइप के होते हैं डब्ल्यूबीसी, क्या, एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं, एक अग्रेनुलोसाइट होते हैं।
तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, जिसमें कि ग्रेनुल्स हमें देखने को मिलता है, और अग्रेनुलोसाइट क्या, जिसमें कि फाइन ग्रेनुल्स या कह सकते हैं ग्रेनुल्स नहीं मिलते हैं। ठीक, तो चलिए पहले ग्रेनुलोसाइट्स में कितने कौन कौन से सेल्स आते हैं इसके बारे में कर लेते हैं। क्या होता है, पहला आता है आपका न्यूट्रोफिल्स। क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है, फिर बेसोफिल्स आता है, फिर ईशाइनोफिल आता है। ठीक, ईओसाइनोफिल्स। ठीक, फिर अब ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आता है, लिम्फोसाइट आता है, फिर मोनोसाइट आता है। ठीक, तो आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे लेक्चर के लिए आप बने रहेंगे। ठीक, थैंक यू।